हेलो दोस्तों। आज आज हम देखेंगे चार्टर अधिनियम के बारे में। चार्टर अधिनियम 1813 का, 1833 का और 1853 का। 1813 के चार्टर अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार का अक्षुण्ण रखा गया। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम ने नैतिक धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अनुमति दी थी। ईसाई मिशनरी जो थे वो ईसाई धर्म फैलाने के लिए। इस अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को विनियमित किया। इसे अपने क्षेत्रीय और वाणिज्यिक खातों को अलग रखने के लिए कहा गया था। कंपनी का लाभांश 10.5% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। यह एक प्रावधान था कि कंपनी रुपए का निवेश करे। भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए तक का खर्चा किया जाएगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी खर्चा नहीं कर पाई। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने के लिए दंडित करने का अधिकार दिया था। 1833 का चार्टर अधिनियम विशेषताएं। 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध कर दिया। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। यह एक प्रशासनिक निकाय बन गया। यह प्रदान करता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्र महामहिम उनके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों के भरोसे सरकार द्वारा आयोजित किए गए थे। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। बम्बई और मद्रास के राज्यपालों ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्तियाँ थी। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली की शुरुआत की और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार को धारण करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसने यह भी प्रदान किया कि लंदन के हैलीबरी कॉलेज को विश्व के भविष्य के सिविल सेवकों को भर्ती करने के लिए कोटा बनाना चाहिए। तथापि खुली प्रतियोगिता की यह प्रणाली निकट भविष्य में प्रभावी ढंग से संचालित नहीं की जा सकी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीयों क्षेत्रों के किसी भी कानून में संशोधन, निरस्त या परिवर्तन करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की परिषद में सिर्फ 4 सदस्य होने थे। 34 सदस्य के पास सीमित शक्तियाँ थी। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया और परिषद को भारत परिषद कहा गया। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सल्तनत युग के बाद से भारत में बनी गुलामी की स्थिति को कम करने के उपायों को अपनाने का भी निर्देश दिया। इसे भारत में ईसाई प्रतिष्ठानों की स्थापना का नियम निर्धारण किया और बिशपों की संख्या 3 बनाई गई। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए ताज के लिए भारत में प्रदेशों और राजस्व को बनाए रखने के लिए 1793, 1813 और 1833 के पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत, जिसने 20 वर्षों के लिए चार्टर को नवीनीकृत किया है। यह अधिनियम तब पारित किया गया था जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का कार्यालय। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया है। इसने परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले 6 नए सदस्यों को
कुल 12 कुल को मिला के 12 जोड़ने का प्रावधान किया। गवर्नर जनरल परिषद के लिए एक उपाध्यक्ष को नामित कर सकता था और सभी विधायी कार्यों के लिए उसकी सहमति आवश्यक थी। इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। परिषद के इस विधायी खंड ने ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए मिनी संसद के रूप में कार्य किया। विधि सदस्य, जो चौथा सदस्य मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बन गया था। 12 सदस्य थे। पहले गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के काउंसिल के 4 सदस्य, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के एक नियमित न्यायाधीश और 4 प्रतिनिधि सदस्य बंगाल, बम्बई, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त कम से कम 10 सालों के लिए कार्यकाल करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को से लिया गया था। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीय के लिए भी खोल दिया गया। तदनुसार मैकाले समिति भारतीय सिविल सेवा समिति को 1854 में नियुक्त किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। इस अधिनियम ने सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य किया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी विंग ने ब्रिटिश संसद के मॉडल पर संसद के रूप में कार्य किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।